तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें इंटिमल लेजन्स होती हैं जिनको हम एथीरोमास कहते हैं, या फिर हम एथेरोमेटस या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये इस तरह की इंटिमल लेजन्स होती हैं जो कि इम्पिंज हो रही होती हैं वास्कुलर लुमेन में, और ये रप्चर कर सकती हैं और कॉज करवाएंगी सडन अक्लूजन। ठीक है, अचानक से ऑक्लूड कर देंगी रप्चर होके। ठीक है, अब ये जो है ना अंडरलाई करता है पैथोजेनेसिस कोरोनरी, सेरिब्रल और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ की। ठीक है, इस एथेरोस्क्लेरोसिस ही होता है उनमें, और कॉज कराता है मोर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। रफली हाफ ऑफ ऑल डेथ्स जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में अदर देन एनी अदर डिसऑर्डर, यानी हाफ ऑफ द केसेस इसी के होते हैं डेथ के। एथेरोमेटस प्लैक्स जो है ना ये रेज्ड लेजन्स होती हैं। ठीक है, जो कि सॉफ्ट फ्राइबल ग्रूमस लिपिड कोर की बनी होती है। मेनली उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स नेक्रोटिक डेब्रिस के साथ, और ये एक फाइब्रस कैप के साथ कवर हुआ होगा। ठीक है, ये फ्राइबल लिपिड कोर जो है फाइब्रस कैप के साथ कवर्ड होगा। जिस तरह ये फिगर देखें 10.7, इसमें शोन है बेसिक स्ट्रक्चर एथेरोमेटस प्लैक का। तो इसमें हमें देखें ये नेक्रोटिक सेंटर नज़र आ रहा है जो कि सेल डेब्रिस का, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, फॉर्म सेल्स और कैल्शियम का बना हुआ है। नीचे ये मीडिया है, ये सारा कुछ ये इंटिमल लेजन होती है हमने कहा, तो ये इंटिमा में हो रहा है। और उसके ऊपर हमने कहा फाइब्रस कैप होती है जो कि स्मूथ मसल सेल्स की बनी है, मैक्रोफेजेस की, फॉर्म सेल्स, लिम्फोसाइट्स, कोलेजन, इलास्टिन, प्रोटियोग्लाइकेंस और न्योवास्कुलराइजेशन हो रही है इसमें। तो अब जैसे ही ये इनलार्ज करेंगे तो यही जो है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक ये मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं वास्कुलर लूमेन को, जिसके नतीजे में स्टीनोसिस हो सकती है। ठीक है, नैरो हो सकता है लूमेन। ऑफ ग्रेटर कंसर्न हाउएवर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक जो होते हैं ना ये प्रोन होते हैं टू रप्चर। अगर रप्चर कर जाएंगे, ठीक है, तो उसके नतीजे में थ्रोम्बोसिस हो जाएगी और सडन अक्लूजन हो जाएगी वेसल की, अचानक से वेसल ऑक्लूड हो जाएगी। अब थिकनेस जो है इंटिमल लेजन्स की ये भी ऑल्सो सफिशिएंट होती है कि ये इम्पीड करे परफ्यूजन अंडरलाइंग मीडिया की। इतनी देखिए ये थिक है तो इस मीडिया की परफ्यूजन यहाँ से नहीं हो पा रही। ठीक है, जो कि वीकेंड हो जाएगा इस्कीमिया से, यहाँ पे इस्कीमिया से वीकेंड हो जाएगा, एंड बाय द चेंजेस इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कॉज बाय सब्सिक्वेंट इन्फ्लामेशन। फिर यहाँ पे ज़रा सी बात इन्फ्लामेशन होगी क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर उससे भी ये वीकेंड हो जाएगा मीडिया। अब टुगेदर ये दोनों फैक्टर्स जो है ना ये इस मीडिया को वीकन करेंगे और ये एक साइट बन जाएगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म तभी बनते हैं जब वेसल की वॉल वीकन हो जाती है, तो अब एन्यूरिज्म बन सकते हैं इसमें। विथ बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसऑर्डर and increased access to the Western dietary behaviors, atherosclerosis is also becoming increasingly prevalent in the developing countries. Because coronary artery disease is an important manifestation of the atherosclerosis, epidemiologic data related to the atherosclerosis related mortality typically reflect deaths caused by the ischemic heart disease. Indeed, myocardial infarction is responsible for roughly 1/4 of all death in the US. Next up, epidemiology पे आ जाए of the atherosclerosis. तो एथेरोस्क्लेरोसिस virtually ubiquitous है among the most developed nations, with the prevalence increasing at an alarming pace in the developing countries. Mortality rate जो है ischemic heart disease से US में among the highest है in the world, approximately ये 5 times ज़्यादा है बनिस्बत जापान के। However, ischemic heart disease जो है वो जापान में भी बढ़ रही है, जहाँ पे अब जो है सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ यही है। फर्दरमोर जापान के जो इमिग्रेंट्स हैं जो कि यूएस में आ जाते हैं और अमेरिकन लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं और उनके डाइटरी कस्टम्स जो है वो भी एक्वायर करते हैं, सेम एथेरोस्क्लेरोसिस रिस्क, मतलब उनमें फिर सेम ही रिस्क आ जाता है एज अ यूएस बॉर्न इंडिविजुअल्स की तरह। तो ये एम्फेसाइज करता है कि इम्पोर्टेंट इटियोलॉजिक रोल किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर का है। ठीक है, कि वह वहाँ से आए फिर भी उनमें रिस्क बढ़ रहा है एमिग्रेंट्स में। ठीक है, अब प्रिवेलेंस और सिवियरिटी जो है एथेरोस्क्लेरोसिस की और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की प्रिवेलेंस और सिवियरिटी, तो इसको को रिलेट किया गया है नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स के साथ इन सेवरल प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस, जिसमें आ जाते हैं लैंडमार्क्स, फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी। ठीक है, कुछ जो इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है इसीलिए वो लेस कंट्रोलेबल है, लेकिन बाकी जो है वो एक्वायर्ड है या फिर रिलेटेड है टू द मॉडिफाइबल बिहेवियर। अब ये टेबल देखें 10.3, इसमें मेजर रिस्क फैक्टर हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के, कुछ नॉन मॉडिफाइबल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरे मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में हमारे पास जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हो गई जैसे जो मॉडिफाई नहीं हो सकती, फैमिली हिस्ट्री, इंक्रीजिंग एज के साथ जो हो, या मेल जेंडर। मॉडिफाइबल में हाइपरलिपिडीमिया को मॉडिफाई किया जा सकता है, हाइपरटेंशन को, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़, इन्फ्लामेशन। ठीक है,
अब ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये रफली मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट्स रखते हैं, ठीक है। थस दो फैक्टर्स जो है वो बढ़ा देते हैं रिस्क मायोकार्डियल इन्फाक्शन का अप्रोक्सीमेटली 4 फोल्ड, ठीक है। और 3 जो फैक्टर हैं जैसे कि हाइपरलिपिडीमिया वाला, हाइपरटेंशन और स्मोकिंग, ये तीनों बढ़ा देते हैं रेट को बाय द फैक्टर ऑफ 7, वो 4 फोल्ड ये 7 फोल्ड। अब इस फिगर में देखें 10.8 में यहाँ पे एस्टिमेटेड 10 ईयर रिस्क दिखाया गया है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का 55 ईयर ओल्ड मैन एंड वुमेन में एज अ फंक्शन ऑफ एस्टेब्लिश्ड रिस्क फैक्टर हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग एंड डायबिटीज़। जैसे जैसे ये फैक्टर्स जो हैं इंक्रीज़ हो रही है उनकी वैल्यू, तो उसी तरह उस हिसाब से जो एस्टिमेटेड 10 ईयर का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज जो है। तो देखें ये 56 to 57 पे जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर की डिटेल पे। सबसे पहला हमने कहा जेनेटिक होता है, तो फैमिली हिस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का, ठीक है। कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है वो स्ट्रांगली एसोसिएटेड होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ। फॉर एग्जांपल फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है अगर किसी को फैमिली में, लेकिन अब ये जो है ना सिर्फ स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस को अकाउंट करता है। मोस्ट जो फैमिलियल रिस्क है वो रिलेटेड होता है मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट के साथ, जो कि हैंड इन हैंड जाते हैं विद एथेरोस्क्लेरोसिस इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। दूसरा एज वाले फैक्टर की बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस ना रिमेन यूजुअली क्लिनिकली साइलेंट ही रहता है अंटिल कि लीजन जो है वो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड तक ना रीच कर जाए, जो कि मिडिल एज में या फिर उसके बाद होता है, ठीक है, थ्रेशोल्ड तक। तो अब इंसिडेंस जो है मायोकार्डियल इन्फाक्शन का वो बढ़ जाएगा 5 फोल्ड बिटवीन द 40 to 60 ईयर्स की जब एज आ जाएगी, तो तब उसका मायोकार्डियल इन्फाक्शन का रिस्क बढ़ेगा। अब इस्केमिक हार्ट डिजीज़ से अगर डेथ हो जाती है, मतलब डेथ रेट जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ से वो कंटिन्यू रहेगा टू इंक्रीज यानी राइज करेगा विथ ईच सक्सेसिव डिकेड। हर 10 ईयर्स में अब उसका रिस्क जो है बढ़ता जाएगा इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का। जेंडर क्या रोल प्ले करता है? सारे बाकी जो फैक्टर्स हैं वो इक्वल है। प्री मेनोपॉजल वुमेन रिलेटिवली प्रोटेक्टेड होती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस से और उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बनस्बत एज मैच्ड मैन से, उसी एज के मैन की अगर हम बात करें तो। थस मायोकार्डियल इन्फेक्शन और जो बाकी कॉम्प्लिकेशंस हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की वो अनकॉमन होंगी प्री मेनोपॉजल वुमेन में इन द एब्सेंस ऑफ द अदर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, यानी अगर उनको डायबिटीज़ भी नहीं है, हाइपरलिपिडीमिया भी नहीं है या कोई सीवियर हाइपरटेंशन भी नहीं है तो वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन आफ्टर द मेनोपॉज हाउएवर इंसिडेंस अब एथेरोस्क्लेरोसिस रिलेटेड डिजीज़ का बढ़ता जाएगा, ठीक है, मेनोपॉज के बाद। तो और ये इवन मतलब मैन से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा अब रिस्क वुमेन में। Although a salutary effect of the estrogen has long been proposed to explain this gender difference, ठीक है, अब ये सारा ईस्ट्रोजन का रोल है। Clinical trials have shown no benefit of the hormonal therapy for the prevention of the vascular disease. इंस्टेड ईस्ट्रोजन की रिप्लेसमेंट जो है 65 ईयर्स ऑफ एज के बाद जो है वो अपीयर हुआ है कि ये एक्चुअली कार्डियोवास्कुलर रिस्क को बढ़ा देता है। इन एडिशन टू द एथेरोस्क्लेरोसिस जेंडर जो है ना ये ऑल्सो इन्फ्लुएंस करता है बाकी फैक्टर्स को, जैसे कि जो कि मतलब आउटकम को अफेक्ट करें इस्केमिक हार्ट डिजीज़ वालों पेशेंट्स को, जैसे कि हीमोस्टेसिस, इन्फार्क्ट हीलिंग और मायोकार्डियल रीमॉडलिंग। तो इस तरह के फैक्टर्स को भी जेंडर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। अब आ जाए अगली कैटेगरी पे जो कि थे मॉडिफाइबल मेजर रिस्क फैक्टर्स। हाइपरलिपिडीमिया है सबसे पहले, और ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ये मेजर रिस्क फैक्टर होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस, और ये सफिशिएंट है, काफ़ी है इतना कि ये लेजन्स इंड्यूस करवा दे इन द एब्सेंस ऑफ किसी और रिस्क फैक्टर के बगैर। अब मेन जो कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट है वो एसोसिएटेड होता है विद इंक्रीज रिस्क ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ। अब एलडीएल यानी एलडीएल, तो एलडीएल डिस्ट्रीब्यूट करता है कोलेस्ट्रॉल को हमारे पेरिफेरल टिश्यूज़ की तरफ। बाय कंट्रास्ट हमारा एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल, ये मोबिलाइज करेगा अब कोलेस्ट्रॉल को डेवलपिंग और जो एग्जिस्टिंग वास्कुलर प्लैक्स है ना जो वेसल्स में बन चुके हैं वहाँ से लेके उनको लिवर की तरफ ले जाएगा, तभी ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, लिवर की तरफ ले जाएगा ताकि उसकी बिलियरी एक्सक्रीशन हो जाए। तो कॉन्सिक्वेंटली अब हायर लेवल एचडीएल के को रिलेट करेंगे रिड्यूस रिस्क के साथ। एचडीएल ज़्यादा है तो मतलब रिस्क कम है उन पेशेंट्स को। रिकग्निशन इस तरह के रिलेशनशिप की इसने मतलब स्पर किया है डेवलपमेंट डाइट्री एंड फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशंस का, जो कि लोअर करे हमारे सीरम का टोटल कोलेस्ट्रॉल या फिर एलडीएल को भी या फिर एचडीएल को बढ़ा दे सीरम में। अब वो कौन से हैं? सबसे पहला कि हाई डाइट्री इनटेक ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड सेचूरेटेड फैट्स, जैसे फॉर एग्जांपल एग योक्स में मौजूद होता है, एनिमल फैट्स में, बटर में, तो ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल प्लाज्मा में बढ़ा देता है।
कन्वर्सली लो इन द कोलेस्ट्रॉल, और या फिर कंटेनिंग द हायर रेशो ऑफ द पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स यानी पूफा लोअर करेगी हमारे प्लाज्मा के कोलेस्ट्रॉल को। तो मतलब पूफा खाना ज़्यादा अच्छा है या फिर लो कोलेस्ट्रॉल की डाइट, तो उससे हमारा प्लाज्मा का कोलेस्ट्रॉल कम होगा बनस्पत हाई कोलेस्ट्रॉल। और अगर हम सेचुरेटेड फैट्स खाएंगे तो प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि फ़िश ऑयल्स में एबंडेंट होते हैं और ये बेनिफिशियल होते हैं, जहाँ पे जबकि ट्रांस अनसेचुरेटेड फैट्स जो हैं वो हमारी आर्टिफिशियल हाइड्रोजनेशन से प्रोड्यूस होते हैं जब हम पॉली अनसेचुरेटेड ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन करते हैं, और ये मतलब बेक्ड गुड्स में और मार्जरीन में यूज़ होता है। तो ये एडवर्सली अफेक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल की प्रोफाइल्स को। तो मतलब ये ट्रांस अनसेचुरेटेड फैट्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, जबकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है ये अच्छा है, बेनिफिशियल। एक्सरसाइज की बात करें और मॉडरेट कंजप्शन इथानॉल की, मॉडरेट याद रखिएगा, तो ये हमारे HDL को बढ़ाएगा, अच्छी बात है, जबकि ओबेसिटी और स्मोकिंग जो है ये HDL को कम कर देंगे। फिर स्टेटिन्स हैं, तो ये वाइडली यूज क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को सर्कुलेशन में जो है वो लोअर करती हैं बाय इनहिबिटिंग द हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को एंजाइम HMG को ए को इनहिबिट करते हैं। इन HMG को ए रिडक्टेस को इनहिबिट करेंगे जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम है हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में। हाइपरटेंशन, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, ये एक और अनदर मेजर रिस्क फैक्टर होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑन इट्स ओन हाइपरटेंशन जो है ना वो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ा देता है अप्रोक्सीमेटली 60%। तो इस वाले फिगर में भी हमने देखा 10.8 में, तो ये हाइपरटेंशन जो है, ब्लड प्रेशर जो है देखें इंक्रीज़ कर देता है रिस्क एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, ठीक है। तो ये जो है ना हाइपरटेंशन मेजर कॉज है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का, ठीक है, LVH हो जाता है इससे, जो कि ऑल्सो कंट्रीब्यूट करेगा मायोकार्डियल इस्कीमिया की तरफ। उसके बाद सिगरेट स्मोकिंग जो है ये भी वेल इस्टेब्लिश रिस्क फैक्टर होता है मैन में और प्रोबेबली अकाउंट करता है, इंक्रीजिंग इंसिडेंस इससे होता है सिवियरिटी ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस का वुमेन में भी। तो प्रोलॉन्ग सालों तक अगर स्मोकिंग कर रहा है कोई, मतलब कोई एक या ज़्यादा पैक सिगरेट्स के मतलब पर डे वो यूज़ कर रहा है, तो ये डबल कर देता है रेट इस्केमिक हार्ट डिजीज़ रिलेटेड मोर्टेलिटी का, जबकि स्मोकिंग के सिसेशन से जो है रिस्क कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात करें तो ये एसोसिएटेड होता है कि इसमें जो है ना सर्कुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं और मार्कली इंक्रीज रिस्क होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का, क्योंकि सर्कुलेशन में ज़्यादा हो गए। तो बाकी फैक्टर्स भी जो है इक्वल होते हैं। इंसिडेंस मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस का जो है वो ट्वाइस हो जाता है जैसा कि डायबिटिक्स में एज इन द नॉन डायबिटिक्स। इन एडिशन दिस disorder is also associated with increased risk for stroke and 100-fold increase in the एथेरोस्क्लेरोसिस इंड्यूस्ड गैंग्रीन जो हो जाती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। तो डायबिटीज़ में ये दो भी रिस्क फैक्टर है। अब आ जाए एडिशनल रिस्क फैक्टर्स पे, नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल के बाद, तो रफली 20% जो सीवियस इवेंट्स हैं होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द आइडेंटिफाइबल रिस्क फैक्टर, कोई होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियसली हेल्दी वुमेन है जो कि मोर देन 75% कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स जो हैं वो उनमें होते हैं जिनमें LDL कोलेस्ट्रॉल के लेवल जो है वो 130 मिलीग्राम डेसीलीटर से भी कम है, ठीक है। ये कट ऑफ वैल्यू है जो कंसिडर होती है टू कनोट ओनली बॉर्डर लाइन रिस्क, यानी बॉर्डर लाइन से भी कम है LDL, उसके बावजूद उसको कार्डियोवास्कुलर रिस्क इवेंट्स हो रहे हैं। तो अदर जो फैक्टर्स कौन से हैं जो कंट्रीब्यूट करें टू द रिस्क, वो आ जाता है उनमें सबसे पहला इन्फ्लामेशन। अब देखिए इन्फ्लामेटरी सेल्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं सारे जो स्टेजेस होंगे, ऑल स्टेजेस ऑफ द एथेरोमेटस प्लैक फॉर्मेशन जब हो रही होती है तो उसके दौरान हमें इन्फ्लामेटरी सेल्स मिलेंगे और ये इंटीमेटली लिंक्ड होते हैं प्लैक की प्रोग्रेशन के साथ और रप्चर के साथ, ठीक है। आगे हम इनकी डिटेल भी देखेंगे। तो कुछ एविडेंस है कि मतलब सिस्टेमिक हमारे प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट जो है ना वो एसोसिएटेड है विद द डेवलपमेंट ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस, और hence measures of the systemic inflammation have been used in the risk stratification of the various systemic marker of the inflammation. Determination C reactive protein की जो है वो emerge हुई है as one of the simplest and most sensitive। CRP जो है ये acute phase reactant है जो कि synthesize होता है primarily हमारे liver से in response to जब कोई inflammatory cytokine होता है। तो कुछ स्टडीज़ में जो है ना CRP के जो लेवल हैं इंडिपेंडेंटली ये प्रिडिक्ट करते हैं रिस्क फॉर द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए, स्ट्रोक के लिए, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ एंड सडन कार्डियक डेथ इवन अमंग द अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी। तो 10.9 फिगर देखें, इसमें हमारे पास प्रोग्नोस्टिक वैल्यू दिखाई गई है C रिएक्टिव प्रोटीन की कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में। रिलेटिव रिस्क देखें Y एक्सिस पे शोन है फॉर द कार्डियोवास्कुलर इवेंट, एग्जाम्पल जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया,
और एक्स एक्सिस पे हमें ये 10 ईयर का रिस्क दिखाया गया कार्डियोवास्कुलर इवेंट के लिए, जो कि कैलकुलेट किया गया ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स से आइडेंटिफाइड इन द फ्रेमिंगम स्टडी। ठीक है, हर एक जो ग्रुप है ना उसमें CRP का लेवल जो है ना फर्दर स्ट्रेटिफाई करता है पेशेंट को। रेड वाले का मतलब है लेस देन 1.0, ब्लू वाला 1.0 से 3.0 और मोर देन 3.0 येलो से डिनोट हो रहा है। हाउएवर इस तरह की स्टडीज़ जो है ना कन्फाउंड होती हैं बाय लैक ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल्स, बिकॉज क्लिनिकली एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स मे हार्बर सिग्निफिकेंट एथेरोस्क्लेरोटिक लेजन विद एसोसिएटेड इन्फ्लामेशन। थस अब एलिवेटेड जो CRP है ये लेवल, ये मार्कर यूज़ हो सकता है, मतलब मार्कर हो सकता है ऑफ द अंडरलाइंग एसिम्टोमेटिक एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। Furthermore, there is no direct evidence that lowering the CRP diminishes the cardiovascular risk or that CRP is involved in the formation of atheroma। मतलब ये कोई डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास नहीं है कि ये इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ एथेरोमा, या फिर अगर हम CRP को कम कर दें तो CVS का रिस्क कम हो सकता है, तो इसका कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो इट इज़ ऑफ द इंटरेस्ट के CRP जो है ना वो स्मोकिंग सेसेशन से रिड्यूस हो जाता है, वेट लॉस करने से और एक्सरसाइज करने से। अब ये सारी चीज़ें हमें पता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस के भी रिस्क को कम करती हैं, तो ऑल ऑफ विच कुड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इंडिपेंडेंटली भी कर सकती है। तो थस वेदर एलिवेटेड CRP इज़ अ मार्कर और अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्लेक इन्फ्लामेशन रिमेन्स टू बी रिजॉल्व। यानी अब हमें ये बात क्लियर नहीं हुई कि CRP जो है ये कॉन्सिक्वेंस है या फिर ये मार्कर है प्लेक की इन्फ्लामेशन का, यानी इन्फ्लामेशन है उसके बाद ये बना है, या फिर इसके होने की वजह से जो है प्लेक बना है। ठीक है, अब आ जाए होमोसिस्टिनीमिया पे, अगला फैक्टर है। तो सीरम में होमोसिस्टिन के लेवल जो है ना ये को रिलेट करते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक और वीनस थ्रोम्बोसिस। तो होमोसिस्टिन्यूरिया जो कि रेयर इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, ये सर्कुलेटिंग होमोसिस्टिन के लेवल को ना बढ़ा देता है, यानी 100 माइक्रोन मिलीमोल पर लीटर से भी ज़्यादा, और ये अर्ली ऑनसेट ऑफ वास्कुलर डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, अब आल्दो लो फोलेट और विटामिन B12 के लेवल जो है ना ये भी बढ़ा देते हैं हमारे होमोसिस्टिन के लेवल को, तो सप्लीमेंटल विटामिन इंजेक्शन जो है ना इसका कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन द इंसिडेंस ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अगला मेटाबॉलिक सिंड्रोम है एसोसिएटेड विद द सेंट्रल ओबेसिटी। तो जो क्लिनिकल एंटिटी है इसको वो कैरेक्टराइज हुई है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ, हाइपरटेंशन होना, डिस्लिपिडीमिया यानी उसके ट्राइग्लिसराइड बड़े होंगे और HDL कम होगा, हाइपर कोएगुबिलिटी, प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट। तो ये सारे जो है ना ये साइटोकाइंस को ट्रिगर करेंगे फ्रॉम दी, उसका मतलब रिलीज होगा एडिपोसाइट्स में से। अब डिस्लिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरटेंशन ये सारे कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हैं, जबकि सिस्टेमिक हाइपर कोएगुल एबग्रामिल जो है और प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट जो है ये कंट्रीब्यूट कर सकती हैं टू द एंडोथेलियल डिसफंक्शन और या फिर थ्रोम्बोसिस की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइपोप्रोटीन लेवल की बात करें तो लाइपोप्रोटीन A एक LDL लाइक पार्टिकल है जो कि जिसमें एपोलाइपोप्रोटीन B100 होता है और ये लिंक्ड होता है एपोलाइपोप्रोटीन A के साथ। लाइपोप्रोटीन A के लेवल जो है ना ये कोरिलेटेड होते हैं विद रिस्क ऑफ द कोरोनरी एंड सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ के साथ, इंडिपेंडेंट ऑफ द टोटल कोलेस्ट्रॉल या फिर LDL लेवल। ठीक है, एपोलाइपोप्रोटीन A जो है ये होमोलोगस होता है प्लाज्मिनोजिन की तरह, तो ये सजेस्ट करता है पोटेंशियल लिंक बिटवीन द थ्रोम्बोजेनेसिस एंड सर्कुलेटिंग मॉलिक्यूल्स दैट कैन ड्राइव द एथेरोस्क्लेरोसिस। एलिवेटेड रिस्क ऑफ प्रोकोएगुलेंट्स की बात करें तो ये पोटेंट प्रिडिक्टर्स होते हैं फॉर द रिस्क फॉर मेजर कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स जिनमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्ट्रोक आ जाता है। तो अब एक्सेसिव अगर बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हो रही है थ्रोम्बिन की, जो कि हम अगर रिकॉल करें कि इन्फ्लामेशन को इनिशिएट करवाता है थ्रू द क्लीवेज ऑफ द प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स इन ऑन द ल्यूकोसाइट्स पे जो होते हैं एंडोथेलियम पे या फिर बाकी सेल्स पे, तो इनको ये मतलब क्लीव करता है थ्रोम्बिन। तो ये जो है ना पार्टिकुलरली एथेरोजेनिक है अगर इसकी एक्सेसिव एक्टिवेशन हो जाती है थ्रोम्बिन की। देन क्लोनल हेमेटोपोइसिस की बात करें तो अब रिकॉग्नाइज हुआ है कि सरप्राइजिंगली हाई फ्रैक्शन ओल्डर इंडिविजुअल्स का जो है उनमें क्लोनल हेमेटोपोइसिस होती है, जो डिफाइन होती है कि प्रेजेंस ऑफ मेजर क्लोन ऑफ द सेल्स की बोन मैरो में दैट हैव एक्वायर्ड सोमेटिक ड्राइवर म्यूटेशन जिनमें आ गई हों इन वन और मोर वेल कैरेक्टराइज ऑन्कोजीन्स में या फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में। अब डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ दीज म्यूटेशंस इस तरह के जो पेशेंट्स हैं ना ये टिपिकली इनके नॉर्मल ब्लड काउंट होता है,
अनएक्सपेक्टेडली एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज से फाउंड हुआ है कि क्लोनल हेमेटोपोइसिस जो है ये स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड होती है इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ के साथ फ्रॉम द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, पॉसिबली क्योंकि एल्ट्रेशन आ जाती है इन द फंक्शन ऑफ इनेट इम्यून सेल्स, उनके फंक्शन में जो है म्यूटेशन आ जाए, एल्ट्रेशन आ जाती है जो कि म्यूटेटेड हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से डिराइव हुई है। तो वर्क इज गोइंग ऑन to further confirm this association and determine its mechanistic basis. Other factors जो associated हैं with difficult to quantify the risk include lack of exercise और इसके अलावा living a competitive stressful lifestyle यानी type A personality के साथ जिंदा रहना भी जो है वो associated है with atherosclerosis के साथ। अब आ जाए एथेरोस्क्लेरोसिस की पैथोजेनेसिस पे। तो करंटली हेल्थ व्यू जो है पैथोजेनेसिस का वो इम्बॉडीड हुआ है इन रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस। अब ये जो मॉडल है ये व्यू करता है एथेरोस्क्लेरोसिस को एज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है ये हमारी आर्टीरियल वॉल का टू द एंडोथेलियल इंजरी। अब लेजन जो है ना उसकी जो प्रोग्रेशन है वो इन्वॉल्व करती है इंटरेक्शन मॉडिफाइड लाइपोप्रोटीन्स का, मोनोसाइट ड्राइव मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट्स और सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी आर्टीरियल वॉल के। 10.10 फिगर देखें, इसमें जो है रिस्पॉन्स टू इंजरी इन द एथेरोजेनेसिस दिखाया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो नंबर 1 है इसमें जो है ये नॉर्मल दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में एंडोथेलियल इंजरी हुई है विथ मोनोसाइट और प्लेटलेट की एडिशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर 3 में जो है मोनोसाइट और स्मूथ मसल सेल्स की जो है वो माइग्रेशन हो रही है इंटीमा के अंदर और मैक्रोफेजेस जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। देन नंबर 4 में क्या हो रहा है कि मैक्रोफेज जो है और स्मूथ मसल सेल वो मॉडिफाइड लिपिड्स का अपटेक हो रहा है उनके अंदर, ठीक है, और फर्दर उनकी एक्टिवेशन हो रही है। एंड देन नंबर 5 हमारे जो इंटीमल स्मूथ मसल सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन हो रही है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की एलेबोरेशन और ये वेल डेवलप्ड प्लैक बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। तो हमने फिगर में भी देखा, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंगली एथेरोस्क्लेरोसिस होती है बाय द फॉलोइंग पैथोजेनिक इवेंट्स। सबसे पहले एंडोथेलियल सेल की इंजरी होती है, ठीक है, और रिजल्टेंट एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होगा जिसके नतीजे में परमिएबिलिटी बढ़ेगी, ल्यूकोसाइट की एडेशन होगी वहाँ पे और थ्रोम्बोसिस होगी। उसके बाद एक्यूमुलेशन हो रही है लाइपोप्रोटीन्स की, मेनली जो हमारा ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल है और कोलेस्ट्रॉल के जो क्रिस्टल्स हैं वो वेसल की वॉल में मतलब उनकी एक्यूमुलेशन हो रही है। देन प्लेटलेट की एडेशन हो रही है। उसके बाद मोनोसाइट की एडेशन हो रही है एंडोथेलियम पे, माइग्रेशन हो रही है उनकी इंटीमा के अंदर और फिर वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मैक्रोफेजेस एंड फॉर्म सेल्स के अंदर, ठीक है। देन लिपिड एक्यूमुलेशन हो रही है मैक्रोफेजेस के अंदर, लिपिड एक्यूमुलेट करें जो फिगर में भी हमने देखा। तो ये जो है ना रिस्पॉन्ड होता है बाय रिलीजिंग द इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। स्मूथ मसल सेल्स की उसके बाद स्मूथ मसल सेल्स की रिक्रूटमेंट हो रही है ड्यू टू द फैक्टर्स जो कि रिलीज हो रहे हैं एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स से, मैक्रोफेजेस से और वास्कुलर वॉल के सेल्स से, ठीक है। वो इस तरह के कुछ फैक्टर रिलीज कर रहा है कि स्मूथ मसल से रिक्रूटमेंट हो रही है और फिर जो है लास्टली स्मूथ मसल सेल की प्रोलिफरेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्शन हो रही है। अब कुछ जो डिटेल्स हैं इन स्टेप्स की वो अब हम आगे देखेंगे। तो ये वाला सबसे पहले देखें एंडोथेलियल इंजरी। एंडोथेलियल सेल की इंजरी जो है ये कॉर्नर स्टोन होता है ऑफ द रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस, ठीक है। एंडोथेलियल सेल का लॉस हो जाता है किसी भी तरह की इंजरी से जो कि इंड्यूस होता है एक्सपेरिमेंटली बाय मैकेनिकल डीनेडेशन या हीमोडायनेमिक कोई फोर्सेस की वजह से हमारी एंडोथेलियम इंजर हो रही है या कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिट कर रहा है, इरेडिएशन हो रही है या कोई केमिकल है, तो उसके नतीजे में क्या होता है हमारी इंटीमल थिकनिंग हो जाती है। और इन द प्रेजेंस ऑफ द हाई लिपिड डाइट्स अगर है हाई लिपिड डाइट तो टिपिकल एथेरोमास बन जाएंगे। हाउएवर अर्ली शुरू में जो है हाउएवर ह्यूमन एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स जो है ना ये साइट ऑफ इंटेक्ट जगह पे बनेंगी लेकिन डिसफंक्शनल जहाँ पे एंडोथेलियम है, ठीक है, डिसफंक्शनल। अब ये जो डिसफंक्शनल एंडोथेलियम है ना ये जो एग्जिबिट करती है कि इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, इन्हेंस्ड ल्यूकोसाइट एडेशन होती है और एल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन। अब ये सारे जो है ना ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। सस्पेक्टेड ट्रिगर्स जो है अर्ली एथेरोमेटस लेजन के लिए वो कौन सा है, हाइपरटेंशन है अगर किसी को ये ट्रिगर है, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया, टॉक्सिन्स जो कि सिगरेट स्मोक से हैं या होमोसिस्टेनीमिया। इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन जैसे कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो है ना ये भी स्टिमुलेट करता है प्रो एथेरोजेनिक पैटर्न ऑफ द एंडोथेलियल सेल जीन एक्सप्रेशन।
नेवरथलेस दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं एंडोथेलियल डिस्फंक्शन के वो हैं हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेस और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। तो ये याद रखने ये दो इंपॉर्टेंट कॉज है एंडोथेलियल डिस्फंक्शन के, हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस होना और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। सबसे पहले हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस देखें तो इम्पॉर्टेंस हीमोडायनेमिक फोर्सेस की एथेरोजेनेसिस में इलिस्ट्रेट हुई है बाय द ऑब्जर्वेशन के जो प्लैक्स हैं ना ये टेंड होते हैं टू अकर एट द ओस्टिया ऑफ द एग्जिटिंग वेसल्स, यानी जहाँ से जो है वेसल एग्जिट करती हैं वो जो ओपनिंग होती है ओस्टिया वहाँ पे प्लैक्स होते हैं। इसके अलावा ब्रांच पॉइंट्स जहाँ पे मौजूद होते हैं और पोस्टीरियर वॉल जो है ना हमारे अब्डोमिनल एओर्टा उसके अलोंग जो है ये होता है। तो इन जगहों पे क्या है टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है, मेन रीज़न इसकी यही है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन विट्रो स्टडीज़ फर्दर डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं कि नॉन टर्बुलेंट हमारा लैमिनर फ्लो जो है वो लीड करता है टू द इंडक्शन ऑफ एंडोथेलियल जीन्स जिनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एथेरोस्क्लेरोसिस। इस तरह की एथेरोप्रोटेक्टिव जीन्स जो है ना ये एक्सप्लेन करते हैं नॉन रैंडम लोकलाइजेशन ऑफ द अर्ली एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स। उसके बाद है लिपिड्स। लिपिड्स टिपिकली ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड स्ट्रीम में बाउंड टू द स्पेसिफिक एपोप्रोटीन के साथ, तो ये लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब डिसलाइपोप्रोटीनीमिया जो है ये हो जाएगी जब म्यूटेशन आ जाएगी जीन्स में जो इनकोड करते हैं एपोप्रोटीन्स को या फिर लाइपोप्रोटीन के रिसेप्टर्स को, या फिर ये डिसलाइपोप्रोटीनीमिया हो सकता है फ्रॉम द डिसऑर्डर्स दैट डीरेंज द लिपिड मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि मतलब प्रोटीन्स लूज होती हैं तो लिवर बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा तो उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा लिपिड्स भी बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा अल्कोहलिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म या डायबिटीज़ मेलाइटस। अब कॉमन जो लाइपोप्रोटीन के एब्नॉर्मलिटीज़ हैं इन जनरल पॉपुलेशन और इंडीड जो है प्रेजेंट है इन मैनी मायोकार्डियल इन्फेक्शन के सर्वाइवल में, तो उनमें कौन सी लाइपोप्रोटीन एब्नॉर्मलिटीज़ हैं कि उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, एचडीएल कम होता है और उनमें लाइपोप्रोटीन ए के लेवल ज़्यादा होंगे। सेवरल लाइंस ऑफ एविडेंस इम्प्लीकेट करती हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इन एथेरोजेनेसिस। डोमिनेंट लिपिड्स जो है एथेरोमेटस प्लैक में वो कौन से होते हैं कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल के एस्टर्स। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट्स जो है लाइपोप्रोटीन के अपटेक में और मेटाबॉलिज्म में जो कि हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया कॉज करवा रहे हैं वो कौन से जेनेटिक